बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने अपने नावल का लास्ट पार्ट रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी, स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पार्ट। बेगम साहिबा, सुना है कि आपके एक पोते की शहर में मंगनी हुई है, कब शादी है फिर? एक भरपूर और मुकम्मल नींद लेने के बाद अगली सुबह बेहद एक्टिव और फ्रेश थी। बेगम महताब को नाश्ता करवाया, कपड़े चेंज करवाने के बाद इनके मुट्ठी भर बाल सुलझा रही थी। हाँ, मेरा बेटा अपनी किसी शहरी दोस्त से रिश्ता जोड़ तो आया, मगर मुझे ज़रा भी रिश्ता पसंद नहीं, वो मुँह बनाकर बोली। हैं, मगर क्यों? बस मेरी ख्वाहिश थी कि शहर नवाज के लिए मैं अपनी नवासी महक लूँ। शहर नवाज को भी काल करने की कोशिश की, मगर वो बाप का फर्माबरदार निकला। मगर आप तो कह रही थी कि वो सबसे ज़्यादा आपका अदब करता है, आपका कहना मानता है। उनकी कल की कही हुई बात का हवाला देते हुए मैंने कदरे छेड़ते हुए बोली। हाँ, ये बात तो सच है। इसके सहारे तो ये दिन अच्छे गुजरे, इसी के तफैल आज तुम यहाँ मौजूद हो। बड़ा ही रहम दिल और गरीब परवर है मेरा पोता। नीरा अपने मरहूम दादा रब नवाज चौधरी का अक्स है, इन्हीं की तरह शरीफ बा किरदार और धुन का पक्का। बेगम महताब की आंखों में अब बीती यादों का अक्स झिलमिला रहा था। जी, मौसूफ की इन्हीं खूबियों की बगौर जांच करने के लिए तो इतना दूर खर्च छोड़ कर आई हूँ। सब लोग कुछ भी कहते हैं, मगर मेरा दिल कहता है कि वो एक रवायती वडेरा है, जिसकी फितरत में अय्याशी और रंगीन मजाजी भरी है। और इन सब का पक्का सबूत लेकर ही पापा के पास जाऊँगी मैं। दिल्ली दिल में पुरअज़म लहजे में वो अपना मुखातिब खुद थी। चुटिया बन चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था कि इस कमरे से निकलकर ज़रा घूम फिर कर हवेली का जायज़ा ले, जो बकौल बुआ के इसका नसीब बनने वाली है। इसके मकीनों के रवैयों और फितरत का जायज़ा ले ताकि फ़ैसला करने में आसानी रहे। इन मोहतरम पर भी नज़र रखे जिनकी खातिर वो इतना कष्ट उठा रही थी, मगर बेगम महताब से अपने बात से ज़रा भी हटने न दे रही थी। इसका जी उब गया था। अब एक ही फ़र्ज से बातें बंदा कब तक करे सुने, और वो भी मुकम्मल दिलचस्पी और तवज्जो के साथ। बिलाखिर इसे राह फ़रार सूझ ही गया। बेगम साहबा, आपके कमरे में कितना खूबसूरत गुलदान है। मैं आपके लिए ताज़ा फूल ले आऊँ? आपकी तबीयत भी खुश होगी, कमरे का माहौल भी तरोताज़ा रहेगा। वो पलंग की पाइंटी की तरफ रखे गुलदान की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो कि ना खूबसूरत और इम्पोर्टेंट था। हाँ, जाओ फूल चुन कर लाओ। मुँह स्प्रे की मसनूई खुशबू से तो अच्छा है। फ़राख्तीली से इजाज़त मरहमत की गई। वो बैकडोर खोलकर लॉन में आ गई। 400 सब्ज़ा और गुलहाए खुशनुमा की बहार थी। अमीर दिन पौधों की नहलाई में मसरूफ़ था। इसे कट्टर लेकर फूलों की क्यारियों की तरफ आ गई। देखते देखते खूबसूरत गुलदस्ता मुकम्मल हो गया। ऐनी सी वक्त गार्ड ने दरवाज़ा खोला और ब्लैक लैंड क्रूज़र सुरख रबिश पर फिसलती भी आगे बढ़ती गई। अंदर से शहर नवाज बरामद हुआ। वो अभी अभी साथ वाले गांव से एक शादी की तकरीब निपटा के आ रहा था। शादी का जश्न रात के तक जारी रहा था। सुबह जाकर इसे रुखसत मिली थी। गुलदस्ता तो बन चुका था, मगर रविश के करीब खुले वाइट ट्यूलिप ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। मगर सामने आते शख्स पर नज़र पड़ते वो अपनी जगह जम सी गई। बिलाशबा वही शहर नवाज था जिसकी इनलाज तस्वीर वो बेगम महताब के कमरे में देख चुकी थी। मगर यूँ अचानक एकदम से सामने आकर इसने तो इसके हवा से एकदम से मुख्तल कर दिए थे। हाइका ने शहर नवाज के बारे में ऐसा कोई मस्बत अंदाज से नहीं सोचा था, मगर इतना हैंडसम और दराज का आमद होगा ये इसके अंदाजों में भी ना था। घने स्याह बाल, घनी मूँछों तले गुलाबी लब, चौड़ी रोशन पेशानी, गहरी स्याह चमकीली आंखें तो शदीद हैरत के आलम में इसे तक रही थी। वो भी तो अपनी जगह पे फरीज हो चुका था। हमेशा सिंफ मुखालिफ की तरफ उठी इसकी नज़र में शाइस्तगी, अदब और वक़ार ही होता था, मगर इस लड़की को देखते हुए इसकी आंखों में सरासर हैरानी थी, शदीद किस्म की हैरानी। अरे, मेरा शहरी आया! इसी दम मेन एंट्रेंस दरवाज़ा खोलकर नौशाबा इधर आ गई और शहर नवाज की तरफ वालिहाना अंदाज में सहज सहज कर मार्बल की बनी सीढ़ियाँ तय करते हुए बढ़ी थी। जी अम्मी, अभी आया हूँ। नौशाबा की आवाज़ ने हैरत के हसार को तोड़ते हुए इसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। हायका लम्हों में चेहरा फेर कर मुखालिफ सिमत में देखने लगी। दिल एकदम से धड़कने लगा था। इसे अपने महसूसात बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। शहर नवाज भी आंखों में गहरी उलझन और हैरत लिए माँ को बाजू के हसार में लेकर अंदर आ गया। ये लड़की कौन है जो अभी बाहर मिली थी? सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठते हुए पूछा। ये बड़ी अम्मा की गवर्नेंस है जो तुमने इश्तिहार दिया था ना, इसे पढ़कर आई है। सुमेरा नाम है, खुद को गरीब घर का बताती है। बड़ी अम्मा तो फिलहाल बहुत खुश है इससे। अभी तक तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। आगे अल्लाह बेहतर करे। नौशाबा ने मुस्कुराते हुए तफसील से बताया। थोड़ी पर पुरसोच अंदाज में खुजाते हुए वो इनकी बातें सुन रहा था। नौशाबा इसके लिए नाश्ते का कहने चली गई। ये चेहरा इसे देखा भला सा लग रहा था और चेहरा हरगिज़ ऐसा मामूली न था, कितनी जल्दी से इनके पर्दे से महव हो जाता। चाय पीते हुए अचानक एक छमाका से इसके जहन में हुआ। सारी उलझन और हैरत अब मिनटों में ज़ाइल हो गई थी। लबों पर एक बहुत दिल फरेब मुस्कुराहट खेल रही थी। अब मैनू लगता पहचान गया इनू। हवेली इसके अंदाज़ों सोचों के बिल्कुल बरक्स साबित हुई। न सुर्खींटों से बने चौबारे, न तवील गुलाम गर्दिशें, न जालीदार मेहराबें। ये तोसा मंजिला वाइट मार्बल से बना बेहतरीन पैलेस था, जिसके अपने घर से कई ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था।
34 कनाल के इस पैलेस के अतराफ में वसी गार्डन्स, शफाफ झिलमिलाते पूल्स, टेनिस कोर्ट, जिम और न जाने कौन कौन से लग्जरी लवाजमात थे। हवेलियों वाला रवायती टच तो कहीं देखने को न मिला। हाँ, अलबत्ता नौशाबा बेगम में रवायती मलकाओं वाला तंतका और गुरूर ज़रूर मौजूद था। इंतहाई ठुस्से से सोफे पर बैठकर मुलाजमाओं पर हुक्म सादिर करती रहती और इनकी बड़ी बहू महीन ज़्यादातर अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती। हवेली के मामलात में बिल्कुल दखल न देती। रह गया शहर नवाज तो इस दिन की मुलाकात के बाद फिर सामना ना हो पाया था। एक हफ्ते में तो सिर्फ सरसरी देख पाई थी। मुकम्मल जांचने और परखने पर न जाने कितना वक्त लगता, क्योंकि वो बहुत कम घर टिकता था। नौशाबा के मुँह से सुना था वो आजकल किसी प्रोजेक्ट पर बुरी तरह मसरूफ़ है, इसलिए घर का चक्कर नहीं लगाया जाता। बेसिकली तो आई थे शहर नवाज वस्ते ही वही तनु नहीं लभ रहा। पता है शेरी, ये जो बड़ी अम्मा की मेट लड़की है ना, स्मेरा, बड़ी अजीब लड़की है। वो जो नन्हे महर नवाज को गोद में लिए गुदगुदा रहा था, महीन की बात पर सीधा हो बैठा। क्यों, किस लिहाज से अजीब है? मुझे नहीं लगता कि इतनी गरीब है जितना खुद को बताती है, क्योंकि मैंने इसके किसी अंदाज में कोई तशनगी या महरूमी नोट नहीं की। बड़े स्टाइल से खाना खाती है, अक्सर बोलते हुए इंग्लिश वर्ड्स बोलती है। महीन ने बोलते हुए महर नवाज को इसकी गोद से ले लिया। ये इतनी नोटिसेबल बात तो नहीं है। आजकल मीडिया इतना एडवांस हो गया कि एक अनपढ़ भी अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेता है। ये तो आप बता रही थी कि मैट्रिक पास है। इसने आराम से महीन की बात को रद्द कर दिया। कुछ भी कहो, ये लड़की नॉर्मली बिहेव नहीं करती। कल मैंने कहा कि मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ, ज़रा हुरम को संभाल लो, तो ये हुरम को गोद में लेकर इंग्लिश पोइम सुनाने लगी। जो भी हो, बड़ी अम्मा तो खुश है ना, एक मुस्तकिल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आराम से कहते वो उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा, कहाँ चल दी है? मैं चाय का कहकर आई हूँ। नौशाबा लाउंज पे दाखिल हुई तो वो इसे खड़ा देख कर कहने लगी, ज़रा खड़ी को घर में आते हो जी भर कर देख भी नहीं पाती। नौशाबा जज्बाती हो गई थी। अम्मी ज़रा खड़ी कहाँ, अच्छा खासा वक्त गुजारता हूँ आपके साथ। वो सोफे के पुश्ते टेक लगाकर फैलते हुए बोला। इतने में वो चाय के लवाजमात के साथ आती दिखाई दी। शायदा की बहन के यहाँ डिलीवरी होने वाली है, तो मैंने सुमेरा से कहा कि ज़रा किचन में सकीना का हाथ बटा दिया करे। नौशाबा ने इसकी मेहताब बेगम के कमरे में गैर मौजूदगी का जवाब पेश किया। वो चाय कपों में डालने लगी कि महीन एकदम से बोल उठी, सुमेरा, ये डायमंड टॉप्स तुमने कहाँ से लिए हैं? ओह शिट! महीन की बात पर इसके हाथ बेसाख्ता अपने कान की लो तक गए थे, जहाँ डायमंड टॉप्स कई बरसों से व्यवस्थ थे। माँ सदके चली जाए, कामली बन के आ गई थी डायमंड टॉप्स नहीं डाके आने से। शहर नवाज भी बेसाख्ता इसके कानों की तरफ मतवज्जा हुआ, जिन्हें वो घबराहट से दुपट्टे से ढांप रही थी। कोई नहीं जी, ये तो मेरी अम्मा बाजार से लाई थी, वो तेरी से बोली थी। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। माय गॉड, ये इतनी कॉस्टली टॉप्स तुम्हारी अम्मा को कहाँ से मिल गए? महीन की हैरत दो चंद होगी। अरे महीन, आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी खूबसूरत आ रही हैं कि असल नकल का फ़र्क ही नहीं मालूम होता। नौशाबा ने इसे उलझन से निकालना चाहा। हाइगर्स दौरान वहाँ से खिसक चुकी थी। अरे नहीं खाला, ये प्योर डायमंड क्या है, खुद मेरे पास इस डिज़ाइन के मैं असल हीरे की पहचान रखती हूँ। महीन अभी तक अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तुम भी कमाल करती हो, एक मुलाजमा के पास हीरे की ज्वेलरी कहाँ से आ गई? शहरनवाज खामोशी से चाय पीते हुए सोच रहा था कि ऐसे डायमंड टॉप्स इसने कब और किसके कानों में देखे थे। इसका दिल चाहा कि नौशाबा से कह दे कि महीन भाभी की पहचान दुरुस्त है, मगर खामोश है, कुछ काम और बातें अपने वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। अरे तो कुन्ना मीचना पड़ेगा है ना, मीचना तो किसी टाइम ही फटेगा। चल नहीं सुमेरा, ज़रा ऊपर मेहमान खाने में चले और ये चीज़ें फ्रिज में रखा है। सकीना इसे बुलाने बड़ी बेगम साहिबा यानी मेहताब बेगम के कमरे में आ गई थी। इसने ज़्यादा तलब नज़रों से बेगम मेहताब को देखा। हाँ चली जाओ, मगर जल्दी आना, आज तुमसे टांगों पर मालिश करवानी है। गोया बादले नाख्वास्ता इजाज़त दी गई थी। सकीना ने ट्रे में 2-3 किस्म के केक, कुकीज़ रखी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, फ्रूट्स पर सारा सामान ऊपर रूम रेफ्रिजरेटर में रखना था। ट्रे इसने उठा ली और बाकी चीज़ें सकीना ने। यहाँ कौन रहता है? इसने गेस्ट रूम का जायज़ा लेते हुए पूछा। कोई प्रोणी आई है, चौधरी शेर नवाज साहब की। इसके लिए कमरा सेट किया है। बड़ी बेगम साहिबा ने हुक्म दिया कि इनका फ्रिज खाने पीने की चीज़ों से भर दो, ताकि इन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। सकीना रेफ्रिजरेटर में चीज़ें रखते हुए बोली। वो चलते हुए स्लाइड विंडोज़ के पास आके रात की तारीकी को नवाज पैलेस की रोशनियाँ कहीं दूर ऊपर रुके हुई थी। सामने शेर नवाज के साथ कोई लड़की थी जो बेंच पर इससे कुछ फासले पर बैठी हुई थी। दोनों बहुत खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। पोल्स की दूधिया रोशनी की बदौलत लड़की का चेहरा भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। स्याह घुंघराले बाल एक चोटी में मुकीद थे, आंखों में मोटे और बड़े फ्रेम का चश्मा, जीन्स के ऊपर ढीली ढाली कमीज़ और हल्का सा मफलर लिए वो मुस्कुराते हुए शेर नवाज की बातों के जवाब दे रही थी। चलो अब चले। सकीना फार्म से फारिग हो चुकी थी। सुनो, ये लड़की कौन है? इसने सामने मंजर पर नजरें टकाई सकीना से पूछा। कौन ये? सकीना जरा आगे होकर झांकते हुए बोली। यही तो परोनी है चौधरी साहब की। सुना काफ़ी अमीर है, यहाँ गाँव की औरतों और बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम कर रखा है, साथ में मुफ्त इलाज भी करवा रही है। खुद मेरी बड़ी बहन भी इसके स्कूल में पढ़ रही है। सकीना की बातें सुनते हुए पुरसोच अंदाज में सीढ़ियाँ उतरती जा रही थी। अच्छा जी। जी पापा, आई एम फाइन, फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बट मिसिंग यू अ लॉट पापा।
वो मोबाइल कानों से लगाए आसिफ शराजी से मुखातिब थी। मेहताब बेगम वॉशरूम में वज़ू कर रही थी जब आसिफ शराजी की कॉल आ गई तो उठकर कॉरिडोर में आ गई। इलिया से इसका रब्ता बज़रिए SMS था, मगर पापा से वो नज़र बचा कर बात कर लिया करती थी। पापा ये टूर इतना इन्फॉर्मेटिव होगा मैंने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान इतना ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स रियली अमेजिंग। बात करते करते मुड़ी तो बेसाख्ता किसी से टकराते टकराते बची थी। शेर नवाज बड़ी अम्मा के कमरे में आया था जब रास्ते में से टक्कर हो गई। मैं आज बाहर आया हूँ। आओ मेरा बेटा, अभी बाहर जाके खेलो, मैं काम कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हैं? पीढ़ी इधर नहीं है, जाओ मेरा बेटा, जाओ बाइक से खेलो जाके। बात करते करते मुड़ी तो बेसाख्ता किसी से टकराते टकराते बची। शहर नवाज बड़ी अम्मा के कमरे में आया था जब रास्ते में से टक्कर होगी। ओह सॉरी, रियली सॉरी, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, फिर बेसाख्ता लब भेज ली। बावजूद कोशिश के वो कोई ना कोई गलती कर जाया करती थी। जैसे इस दिन माहीन ने इसके टॉप्स पर रख लिए थे। ये टॉप्स डायमंड के थे और पापा इसके लिए बेल्जियम से लाए थे। खुद को एक सादा और फितरी रूप देने के लिए इसने अपने कटे हुए बालों की चुटियाँ बना ली थी। ढीले ढाले कपड़े मुंतखब कर लिए, मगर उजलत में इन टॉप्स को उतारना भूल गई जो दूर से अपनी कीमत बताते थे। बड़ी अम्मा हैं अंदर? शेर नवाज ने हमवार लहजे में पूछा। इसकी कीमती कलोन की खुशबू पूरे कॉरिडोर में फैली हुई थी। जी वो अंदर है। ज़ाहिर वो संभलते हुए आराम से बोली। अंदर कमबख्त दिल ने धड़ धड़ मचा रखी थी, शायद पकड़े जाने के खौफ से, या अरे मेरा बच्चा आया हुआ है। बेगम मेहताब इसे देखकर खिल उठी थी। इसने भी ने हमेशा की तरह अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में ले लिया। आप सुनाएं, कैसी हैं, कैसी गुजर रही है? इन्हें सोफे पर आराम से बिठाते हुए खुद भी जमकर इनके पहलू में जुड़कर बैठ गया और बशाशत से पूछा, क्या पूछते हो? कोई आकर खप तो ना पूछे तो क्या हाल हो सकता है? वो हमेशा की तरह मगमूम अंदाज में शुरू होगी। अरे क्यों, ये सुमेरा बीबी आपका ख्याल ही रखती क्या? अब के वो इसे देखते हुए पूछने लगा। इसका क्या कहते हो? ये तो पराई बच्ची है, जल्द सो जाती है, कम बोलती है, मालिश अच्छी नहीं करती मगर चुटिया अच्छी बना लेती है। हायका ने हैरत से आंखें उठाई। इतनी खिदमत और कारगुजारी का ये सिला? इसकी आंखों में वास्ता गिला था, जिसे महसूस करते हुए शहरनवाज कहका लगाकर हंस पड़ा। वेल सेड बड़ी अम्मा, तो ये मेड भी आपका दिल जीतने में नाकाम रही? लहजा सरासर शरारती था। दिल जीतना कोई इतना आसान काम है? होती कोई अपनी जैसे तुम्हारी दुल्हन तो खूब रच के खिदमतें करवाती, पाँव दबाती, मगर तुम्हारा अब्बा तो शहरी बहू ला रहा है। ऐसी नखरीली और नाजुक मिजाज लड़कियों से क्या तवक्कात रखूँ? वो अजहद मायूस लग रही थी। जी कहती तो आप ठीक ही है। शहरी लड़कियाँ न सिर्फ नखरीली बल्कि काफ़ी हद तक चालाक और धोखेबाज होती हैं। अपने किरदार की हिफाजत नहीं कर सकती, फैशन ज़दा और बनावटी। हायका के चेहरे पर खून एकदम से सिमटा था। इसने एक कड़ी नज़र डालने के लिए सर उठाया तो शहर नवाज पहले से बहुत दिलचस्पी से इसके चेहरे का बदलता रंग देख रहा था। बड़ा मीसना है भी शहर नवाज भी ना, उन्हें जान जान के जिच कर रहे हैं, उन्हें लगा रहे हैं कि ये ना सड़ के ना कुछ बोले। शादी एक जुआ और मेरे अब्बा बगैर देखे भाले एक दोस्त की बेटी को न जाने वो दिखने में कैसी है। इसका करैक्टर, तौर तरीके जिनसे टोटली मैं अनजान हूँ। पता नहीं अब्बू जी का फैसला क्या रंग लाएगा। वो जैसे बेबस होकर कह रहा था। एडा तो बेबस है नहीं जिड्डा तो शो करा रहे हैं अपने आप को। बेटा तुम हिम्मत करो और इनकार कर दो। मैं आज ही तुम्हारे अब्बा से अस्मा के लिए बात करती हूँ। बेगम मेहताब की बातों से अपनी मर्जी का मतलब अखज़ करके जोश से बोली। कोई फ़ायदा नहीं बड़ी अम्मा, अब अब्बू का मेरी शादी का इरादा है, अब कैसे इनकार करूँ? जहर का खून पड़ना चाहे बादल नाख्वास्ता ही से शहरी लड़की आपकी खिदमत ना करे, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हायका जैसे अपनी जगह पर पहलू बदल कर आएगी। असल में तुमने बड़ी जल्दी हथियार डाल दिया और मैंने भी खालिक नवाज को नहीं आजमाया। अगर जोर देती तो कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। बेगम मेहताब जैसे कफ़े अफसोस मलते हुए बोली। खैर आप फिक्र ना करें, शहर की लड़कियां अच्छी भी निकल आती हैं। सिर्फ लड़कियां एक जैसी नहीं होती। जैसे मेरी दोस्त मीरब हमदानी है, बहुत ही अच्छी हमदर्द खुदादर्द और खूबसूरत लड़की है। ऐसी कि इसके साथ गुजरा हुआ वक्त मेरा बेहतरीन वक्त होता है। बहुत काबिल और ज़हीन लड़की जिसकी कंपनी हर लिहाज से लुत्फ़ देती है। मुझे से तोल तोल कर बोल रहा था, आंखें जैसे हज़ उठाने वाले अंदाज में इस पर टिकी हुई थी। देखिए अब बड़ा मीसन और जानबूझ कर जलस कर नाश्ते बोल रहे हैं। वो बावजूद कोशिश के सर उठा नहीं पा रही थी कि जब भी नज़र उठाती हो पहले से इसे देख रहा होता था। कमीना फ्रॉड। इसने दिल ही दिल में दांत पीसे। ओके बढ़िया मत चलता हूँ, कोई शिकायत कोई मसला हो मुझसे कह दीजिएगा। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर इससे मुखातिब हुआ। सुमेरा बीबी आप ये एडवांस तनख्वाह ले लें, हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत हो, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करती है, बैलेंस के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। वो कमीज़ की साइड जेब से वॉलेट निकालते हुए बोला। जी नहीं, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़रूरत जितने पैसे हैं। वो एकदम से तड़क कर बोली, आंखों में बेहद खफकी थी। जी मैं लम्हा भर को भूल गया था कि आप तो डायमंड ज्वेलरी पहनती हैं, 70,000 का मोबाइल रखती हैं, फिर आपके पास पैसों की कमी क्यों कर हो सकती है? वो जैसे हज़ उठाकर बोला, आंखें मुसलसल आमादा बाशरारत थी। हायका के लिए मज़ीद रुकना दोपहर हो रहा था। झटके से उठी और बाहर निकल गई। सुनो लड़की, मेरे पाँव दबा दो, फिर मैं सोने की तैयारी करती हूँ। बेगम मेहताब कंबल खोलते हुए इससे मुखातिब हुई, जो इनकी तरफ करवट लेने जाने किस चीज़ को घूरी थी। इनकी बात सुनकर एकदम से बोली, जी नहीं, मैं आपके पाँव नहीं दबा सकती, मुझे खुद नींद आ रही है। सफ़ा चट इनकार। बेगम मेहताब को हैरत हुई। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ इज्जत रास नहीं सी बेगम मेहताब ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ चंगा होया।
हैं, तुम्हें क्या हुआ? मेरी वजह से यहाँ टिकी हुई हो? वरना तो शहरनवाज तुम्हें निकाल चुका होता। शौक से निकाल दे, मैं कौन सा यहाँ खुशी से रह रही हूँ? इसने दूबदू जवाब दिया। दिल चाह रहा था कि सारी प्लानिंग फार में झोंक कर इन सबके सामने अपनी असली हालत में आ जाए, फिर इन सबका रद्द-ए-अमल देखे। तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं लड़की, बहुत अच्छा खा पी लिया तुमने, बेगम मेहताब अभी से धमका रही थी। इसने दाएं तरफ करवट ले ली। सामने सितमगर की इनलाज साइज तस्वीर थी। तस्वीर में भी इसकी आंखें जैसे इस पर जमी थी, बहुत कुछ कहती हुई, बताती हुई, अनछुए राज अफशा करती हुई। इसे न जाने क्यों लगता था जैसे शहरनवाज इसे पहले से जानता है, पहले से देख रखा हो। मगर कब, कहाँ? बारह ज़ेन पर जोर देने पर भी कुछ याद ना आता कि वो इसे पहले कहाँ देख चुका है। जब मैंने इसे कभी नहीं देखा तो इसने मुझे कहाँ देखा होगा? वहम है मेरा। वो दिल को तसल्ली देती रवा रवा मगर फिर इसकी बातें और देखने का अंदाज याद आए तो रवा रवा सुलग उठा था। बदतमीज, रूड, खुद को समझता क्या? शहर की लड़कियाँ ऐसी, शहर की लड़कियाँ वैसी, खुद ही किसी अच्छी लड़की के काबिल नहीं हो। इसने तस्वीर से नजरें चुराई, सीधी लेट गई, न दाएं न बाएं, चादर मुंह पर तान ली। एमी बेचारी अपना खून साड़ी जा रही। और ये रहा तुम्हारा जोड़ा। नौशाबा बेगम ने शॉपर में पैक शुदा एक जर्द और सुर्ख रंग का भड़कता रेशमी जोड़ा इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इसने आम से अंदाज में थाम लिया। ननी हुरम का इसी हफ्ते हकीकत है, जिसकी खुशी में नौशाबा हस्बे रवायत तमाम मुलाजमी में नए जोड़े जूते तकसीम कर रही थी। तमाम मुलाजमाएँ खुशी से खिली पड़ रही थी। दुआएं कलमात के साथ नौशाबा बेगम की तारीफ करने के साथ साथ हुरम की सेहत सलामती और लंबी उम्र की भी दुआ मांग रही थी, जबकि वो जोड़ा लेकर एक तरफ खामोशी से खड़ी होगी। अरे खाला जान, मीरब भी यहाँ मौजूद है, इन्हें भी तो इस खुशी के मौके पर कोई गिफ्ट देना चाहिए। अचानक महीन को मीरब का ख्याल आया, जो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आजकल हवेली में क्याम पजीर थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हो रहा है? इसी वक्त मीरब खुद इधर आ गई। खुश दिली से सलाम करती एक तरफ काउच पर बैठ गई। ब्लैक सिल्क की पैंट्स, ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडर्ड ढीली ढाली शर्ट पे शॉल, साइड कंधे पर डाले बेहद आम हुलिये के बावजूद बहुत पुरकशिश लग रही थी। अरे आओ मीरब, अभी तुम्हें याद कर रहे थे। मेरी हुरम कैसी हफ्ते हकीक है, इसी सिलसिले में तुम्हारी गिफ्ट की बात कर रहे थे। माहीन मुस्कुराते हुए इससे बोली। अरे गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए प्रिंसेस हुरम को, मेरे खुश इखलाकी से जवाबन गोया भी। हाइका की निगाहें बगौर इसका जायज़ा ले रही थी। जहन में शहरनवाज के अल्फाज गूंज रहे थे। खूबसूरत, हमदर्द और खुश इखलाक। ये मोहतरमा खूबसूरत है मौसूफ की नज़र में। बाल है जैसे कोई घोंसला, सिर्फ स्किन ही तो साफ़ है, लेकिन मेरी स्किन से ज़्यादा फेयर और शाइनिंग नहीं है। मेरे तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में आकर रंग डल हो गया। बुआ मुझे दूध मैदे से बनी इसलिए तो कहती हैं। इसके दिल में जलन की ऐसी लहर उठी कि वो लाशौरी तौर पर अपने मीरब के मवाजने में मसरूफ़ हो गई। हाय, तुझको मिर्ची लग रही है बड़ी भैड़ी सी। मीरब के लिए तो मैंने खसूसी तोहफ़ा तैयार करवाया, नौशाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अंदर आते शहरनवाज ने सुन लिया। क्यों भाई, मीरब के लिए स्पेशल तोहफ़ा किस लिए? वो नौशाबा के करीब बैठते हुए खुशदिली से बोले। ब्राउन कॉटन की शलवार कमीज, गोरे पैरों में ब्लैक लेदर के जूतों के साथ वो भी बेहद नुमाया लग रहा था। भारी भरकम सोफे पर बैठने के बावजूद अपनी दराज कामत की बदौलत सोफे की बैग से भी ऊंचा महसूस हो रहा था। मीरब हमारी मेहमान है, दूसरा हमारे इलाके की बेहतरी के लिए काम करिए, हमारी खुशियों में तो इसकी शमूलियत काबिल फ़ख्र है। नौशाबा तौसीफ़ी लहजे में बोली, फिर मैं मुलाजमा से मुखातिब हुई। जाओ रशीदा, मेरे कमरे से अलमारी में डब्बा रखा, वो लेकर आओ। वाकई अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दौलत नेमत से नवाजता, मगर इस दौलत को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने की तौफीक और हदायत किसी किसी को देता है। मीरब भी इन्हीं हदायत याफ्ता लोगों में शामिल है। बहन भी दिल से मीरब की काविशों को सराह रही थी। लो, ख्वाम बाप की दौलत पर सोशल वर्क करके शोहरत और इज्जत समेटना कौन सी बड़ी बात है? माइन की बात पर वह नए सिरे से सुलग उठी थी। चाहूँ तो मैं भी वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरे अकाउंट्स में ढेरों इजाफी पैसे पड़े। इसे न जाने इतना था किस बात पर आया था। मुलाजमा डब्बे लाई। एक कीमती स्टाइली सूट के हमरा दो खूबसूरत तलाई कंगन नौशाबा ने मीरब की तरफ बढ़ाए थे। ये ले बेटा, हुरम की खुशी में छोटा सा तोहफा कबूल करे। अरे आंटी, ये बहुत ज़्यादा है, बस सूट ही काफ़ी है, मीरब जाना अंदाज से बोली। अच्छा, ये ज़्यादा है? और वो कम होता है जो आप हमारे लिए लाती हैं? हर डोनर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद कोई ना कोई गैर मुल्की प्रोडक्ट आपके हमरा होती है। शहरनवाज ने मुस्कुराते हुए मीरब को कुछ याद दिलाने की कोशिश की। जी जनाब, लाती तो सब कुछ हो, मगर आप वडेरा लोग हो, कौन सा हमारे पुरखलूस नजराने को शर्फ़ कबूलियत बख्श देते हैं। मीरब भी जवाबन शिकायती अंदाज में गोया भी। आंटी, मैं आपको बताऊं, आपके बेटे इतने रूड और फॉर्मल है कि जब भी मैं बाहर कंट्री से इनके लिए कुछ लेकर आऊँ तो ये झट से इनकार कर देते हैं। क्यों गलत बयानी से काम लेती हैं? एक बार एक परफ्यूम लिया नहीं था आपसे? कान की लो मसलते हुए शहरनवाज ने मुस्कुराते हुए अपनी सफाई पेश की। ओह, तो तोहफे तहाइफ का तबादला भी होता रहता है। हाइका के तो तलवे पर लगी सर पर बुझी थी। मीरब मीरब मीरब, जिसे देखो मीरब की गुनगार। अगर इतनी अच्छी लगती तो इसे मुस्तकिल घर का मकीन बना ले। मेरे शरीफ और सादा मजाज बाप को क्यों बरकला रखा है? जल्दी भुनती वो मेहताब बेगम के कमरे में आ गई थी। शरीफ, बाकिरदार, बासूल, वाह मेरे सादा लो पापा। इलिया ठीक कहती है, ये बड़े लोग घर में बेशक बीवी को सोने से लाद दे, मगर घर से बाहर दो तीन दोस्तियाँ ज़रूर पालते हैं। कमरे में लेफ्ट राइट करते हुए वो हथेली पर मुक्के बरसाते अपनी खोलन पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी।
बेगम महताब बगौर इसके हरकत सकनात के नोट कर रही थी। इन्हें चंद दिनों से सुमेरा बदली बदली सी महसूस हो रही थी, ना ठीक से इनके काम करती, ना सीधी तरह बात करती। वो शेर नवाज से इसकी शिकायत लगाने का सोच रही थी। सुनो लड़की, मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर जरा बाहर सबसे की सैर करा लाओ, मेरा जी अंदर घबरा रहा है, मेरा मूड नहीं है जाने का, आप किसी और से कह दें, वो बिगड़े हुए लहजे में बोली। बेगम महताब का मुँह हैरत से खुल गया। है किसी और से कहूँ? तो तुम यहाँ किस लिए मौजूद हो? मेरी खिदमत के लिए ना। अगर मेरी खिदमत नहीं करोगे तो अपना बोरिया बिस्तरा समेटो यहाँ से। इसने पतली हाथी दिखाई तो बेगम मेहताब ने भी बेमरवती का चोला पहनने में देर नहीं की। इसने खामोशी से इनकी बात सुनी, अपना सैर उठाकर बैकडोर खोल दी, बाहर आ गई। इलिया के लाल तादाद मैसेजेस आए हुए थे। वो शादी निपटाकर घर वापस आ चुकी थी और इसकी गैर मौजूदगी पर इस्तफसार कर रही थी। वो वहीं सीढ़ी पर बैठ कर रिप्लाई करने लगी। इसे इलिया को बताया कि वो इन दिनों बुआ के साथ इनके गांव में, अगर दुबई का कहती हो पापा को कॉल करके कंफर्म कर लेती। पापा को दोस्तों का बताया और इलिया को बुआ के साथ जाने का। अगर इन तीनों का आपस में किसी भी तरह कांटेक्ट हुआ तो इसकी हकीकत खुल जानी थी। और पापा जो खिंचाई करते तो इसका सोचते से झुरझुरी आ गई। बस आएगा, बहुत होगी जांच परख। बंदा देख लिया ना, अंदर से वही पक्का जमींदार और सरदार, रंगीन मिजाज और बदहद। क्या हुआ जो वजी और पुरकशिश है, दिखने में हैंडसम है, बोलता तो दिल मोह लेने की सलाही तकता है, मगर इसके दिल में तो किसी और का तसव्वुफ है ना। और जिस घर पर नेम प्लेट लग चुकी हो उसे अपना घर क्यों कर कहा जा सकता है। घुटनों पर ठोड़ी टकाकर आसूदगी से सोचते हुए सामने लॉन के दिलकश मंजर को देखेगी। रंग बिरंगी तितलियों का एक गोल उड़ता हुआ फूलों पर बैठ गया। इसे घर, बुआ और पापा बहुत याद आ रहे थे। सरासर इसे यहाँ अपना आप मिसफिट लग रहा था। बस कल या परसों घर के लिए निकलती हूँ, यहाँ मज़ीद टिकने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। एक भीगी नज़र चारों तरफ डालते हुए वो दिल में बोली थी, न जाने दिल किस तरह बात पर भराया था। सुनो, तुम्हें छोटे सरदार अपने कमरे में बुला रहे हैं। अचानक सकीना ने बैक डोर से झांकते हुए इसे बोला। वो इसे बुलाने यकीनन बेगम मेहताब के कमरे में आई थी। कौन छोटे सरदार? इसने बेख्याली से पूछ लिया। सरदार शेर नवाज। और कौन? सकीना ज़रा गुस्से से बोली, जैसे इसके बनने पर गुस्सा है। साथ में कौन है इनके? खोए खोए अंदाज में पूछा। मीरा बीबी है इनके साथ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। बगैर गर्दन मोड़े का। यकीनन कमरे में बैठकर प्रोजेक्ट डिस्कस करने के साथ साथ और भी ढेरों बातें की जा रही होंगी। मीरब की पसंद नापसंद, इसके मशागिल, इसकी खूबसूरती की तारीफ। बैठे बैठे बाजूदगी में घिर गई। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मीरब और शहनवाज भले शादी कर ले, मगर मैं क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ? मैं तो आई इसलिए थी कि शहनवाज के साथ में कोई खामी कमी देखूँ और इसको जवाब बनाकर पापा को रिश्ते से इनकार कर दूँ। तो अब जबकि मेरा आना बेकार नहीं गया तो ये कौम का डिप्रेशन क्यों? अपनी इन सारी बातों का जवाब इसके पास सिर्फ खामोशी थी, मुकम्मल खामोशी। रात को अपनी मखसूस जगह पर सोते हुए इसने शहर नवाज की तस्वीर की तरफ देखने से गुरेज करते हुए बेगम मेहताब की तरफ रुख कर लिया। वो इसी की तरफ देख रही थी। तुमने आज मेरे बालों की कंघी नहीं की, मुझे मालिश नहीं की, खाना भी खुद मैंने अपने हाथों से खाया, मेरे कपड़े भी तब्दील नहीं करवाए। मैंने सारी बातों की शहनवाज को रिपोर्ट कर दी है। अब वही तुम्हारा फैसला करेगा। मुझे तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आता था, इसलिए खामोशी, वरना तो 3 रातों से तुमने मेरी टांगें नहीं दबाई। वो खामोशी से इनकी लंतरानियाँ सुने जा रही थी। बेवा माँ, 8 बहन भाई और महारानी के नखरे देखो। इसके मुसलसल खामोशी पर बेगम मेहताब ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए करवट बदल ली। अगली सुबह बेहद चमकीली रोशन थी। तमाम मुलाजमाओं ने नए कपड़े जूते पहन रखे थे। सभी के चेहरे शादमां लग रहे थे। आज मुहर्रम का हकीकत था। सभी रिश्तेदार और अजीज़ मौजूद थे। इसी हिसाब से खाना भी बेहिसाब और बहुत ज़्यादा बन रहा था। ज़्यादा कामों को देखते हुए नौशाबा ने इसे किचन में दूसरी मुलाजमाओं के साथ काम पर लगा दिया। मगर बीबी जी, लड़की तो कोई भी काम ठीक से नहीं करती। इस दिन कौरमे में ज़्यादा मिर्च इसने डाल दी थी, आपने रुखसाना को डांट दिया। ऐसे हर काम ये बिगाड़ देती है, हाथ पे हाथ रखकर या तो बैठी रहती है। सकीना शिकायती अंदाज में नौशाबा से कह रही थी। क्यों लड़की, तुम्हारा काम करने का इरादा है या नहीं? नौशाबा ने सख्त लहजे में से पूछा। इसे नौशाबा के लहजे और अंदाज पर सख्त गुस्सा है। वो भला कहाँ इन लहजों रवैयों की आदी थी? वो तो खुद ऑर्डर करने वालों में से थी। ऐसे तहकमाना लहजे भला कहाँ से बर्दाश्त होते थे? ताम गुस्से को दबाते हुए बज़ाहिर अदब से बोली। माफ़ कर दे बीबी जी, अब ध्यान से काम करूँगी, कहते वो वहाँ से हट गई। अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुई? माइन को इसे 3 दिन पुराने कपड़ों में देखकर हैरत हुई। तुम्हें जो कपड़े और जूते दिए थे वो क्यों नहीं पहने? दर्जन ने कमीज इतनी लंबी और खुली सीधी कि मुझे पसंद ही नहीं है, इसने लापरवाही से जवाब दिया। माहिन के सामने वो इसी की टोन में बात कर लिया करती थी क्योंकि माहिन के अंदर रवायती करो फरो तमतराक ना था। बहुत अपनाई तो नरमी से बोलती थी। कमाल करती हो, अगर पसंद नहीं आता तो मुझे कहती, मैं तुम्हें अपना कोई सूट दे देती। चलो तुम्हें कोई जोड़ा दूँ। माहिनी से साथ लिए अपने कमरे में आ गई थी। ये लो, तुम मेरा ये सूट पहन लो। एक बेहद स्टाइलिश और कीमती ड्रेस निकाल कर इसने इसकी तरफ बढ़ाया। वो वैसे भी फ्राक दिल थी, अपनी बढ़ती हुई चीज़ें बहुत आराम से मुलाजमाओं में तकसीम कर दिया करती थी। आज तो वैसे भी बहुत खुश थी कि आज इसकी प्यारी बेटी का अकीका था। आपके शौहर मुझे आपके कपड़ों में देखकर क्या कहेंगे? वो झिझक कर बोली। दरअसल कहना तो ये चाहती थी, मुझे किसी की तुरंत पहनने की आदत नहीं है। अरे नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी मेरा ये सूट नहीं है, इसी चक्कर में इस्लामाबाद से लिया। माइन हंसकर बोली। ब्लैक शिफॉन की कामता साड़ी में वो आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। ब्लैक स्टोन्स की ज्वेलरी भी बहुत खूब जच रही थी। सूट इसने माइन के ड्रेसिंग रूम में चेंज कर लिया। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन का वेलवेट का सूट इस पर बिल्कुल फिट आ रहा था। ब्लैक वेलवेट का तंग चूड़ीदार पजामा, लॉन्ग प्रिंटेड हाफ बाजू की शर्ट और साथ में बड़ा सा दुपट्टा। काफ़ी दिनों बाद वो अपने पुराने हुलिये में वापस आई थी। आईने में खुद को देखकर इसे अच्छा फील हो रहा था।
वरना तो लंबे खुले चोगे और सर पर दुपट्टे को लपेटे लपेटे अपने आप भी ओपरी ओपरी फील होता था। तुम यही तैयार हो जाओ, मैं ज़रा बाहर के इंतजाम देख लूँ, महीने से कहती बाहर निकल गई। तो वो निकलना बाहर तो कोई और ने आ जाना, देख तो सही। वो लाजमान कह रही अपने कमरे में तैयार हो जा मेरे। सामने ड्रेसिंग टेबल पर कॉस्मेटिक्स का ढेर लगा हुआ था। इसे मेकअप से वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पहले भी वो सिंपल रहा करती थी, अब भी इसने काजल से अपनी खूबसूरत आंखों को मजीद दिलकश बनाया। लिप ग्लोस गुलाबी लबों पर फेरा और बस हाँ परफ्यूम दिल खोलकर खुद पर बरसाया। ब्राउन सिल्की बाल ऐसे सवार कर खुले छोड़ दिए। माहीन यार बात तो सुनो तो, कोई बाहर से जोर जोर से बोलता हुआ अंदर आ गया और इस पर नजर पड़ते अपनी जगह पर जम गया। वाओ व्हाट अ मास्टरपीस, नौवारिद के लबों से बेइख्तियार निकला। वो बुरी तरह घबरा गई, पता नहीं कौन है, पहले तो हवेली में कभी नहीं देखा। वो बिला वजह आईने की तरफ रुक करके ख्वाम का बॉटल्स को तरतीब देने लगी। माहीन कहाँ है, मुकाबले इसके सरापे का इंतहाई गहरी नज़रों से जायजा लेते हुए पूछा। वो बीबी जी तो बाहर किसी काम से गई हैं। वो घबरा कर बोल पड़ी, वरना तो सामने खड़े शख्स की नज़रें से अपने वजूद में पर्चे की तरह चुपती हुई लग रही थी। व्हाट, बीबी जी? वो हैरत के मारे चिल्ला उठा था। कौन हो तुम? अरे अभी तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। इतने में माहीन खुद अंदर आ गई तो इसकी जान में जान आई, सूरत से बाहर निकल गई। माही हुई शी मैं जैसे किसी ट्रांस की हालत में पूछ रहा था। बड़ी अम्मा की मेड है, बेचारी को अपना जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने अपना सूट इसे दे दिया। ये मेड है? ये बात को जैसे झटका लगा था माहीन की बात सुनकर। इतनी ब्यूटीफुल और इनोसेंट। मेरे भाई, मैं खुद भी इसे देखकर यूं ही हैरान हुई थी। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, माहीन ने हंसते हुए इसकी हैरत को कम करना चाहता। अनबिलीवेबल, मुझे तो लगा था जैसे कोई फेरी अपने फेरीलैंड से भटक कर इधर आ गई हो। इबाद ने जैसे अभी तक हायका की शख्सियत के सैर में डूबा हुआ था। हाँ किस्मत देखो, नवाब सर पर एक 8 बहन भाई। कितनी दूर से चंद हज़ार की नौकरी के लिए आई है, सूरत शहजादी जैसी और नसीब नौकरानी का। माहीन को भी जैसे इसकी किस्मत पर तरस आया था। ऐसे शाहकार काम करने के लिए कुद्दत नहीं बनाती, बल्कि इन्हें तो दिल में बसाया जाता है। इबाद ने खुद कलामी की। हकीकतन हायका की खूबसूरती ने इसे घायल कर दिया था। ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत लड़कियाँ आई थी, इनसे दाद पाई और चली गई। कुछ की तो खुद इसने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। खुद वो भी बेहद स्मार्ट और चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक था। माहीन का इकलौता भाई बेशक शहर में तालीम हासिल की, शहर में कई बिजनेस शुरू किए, मगर बुनियादी तौर पर वो था एक पर डेरा ही। जिसकी गांव में कई मुरब्बा ज़मीनें थी जिन पर काम करने वाले हारी और किसानी से खुद से कई दूर नीचे दर्जे की मखलूक लगा करते थे। वो कोई चौधरी शहर नवाज थोड़ी था जो इंसानों को अपने हम पल्ला समझते हुए इज़्ज़त और इकराम देता। वो तो चौधरी इबाद अकरम था जो ज़िंदगी की हर रंगीनी और दिलकशी से हिस्सा लेना अपना हक समझता था। हायका भी तो इस दुनिया की दिलकशी और खूबसूरती का एक हिस्सा थी जो उसको बुरी तरह भाग गई थी। ऐसे में वो अपने हक से खुद को क्यों कर महरूम रखता। सही है, बहती गंगा में हाथ धो लो तू भी। कमीना जलील बदतमीज़, अब अगर सामने आया तो मुक्का चढ़ के नाक का पासा तोड़ दूंगी। पिलर से टेक लगाए वो कब से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। माहीन के कमरे में अचानक वालिद होने वाले शख्स की गलीज और भूखी नजरें याद करके वो अब तक कितना ही अपना खून जला चुकी थी। ऐसे देखा था जैसे कभी कोई लड़की ना देखी हो। उससे सोचते हुए इसने लाउंज में नजर दौड़ाई। हर तरफ शोक भड़कीले आंखों को चुभते रंगों की बहार थी। तुम्हें चौधरी शेर नवाज साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। मुलाजमा इसके करीब आकर बोली तो वो चौंक उठी। अब ये क्यों याद फरमा रही है कि बेगम मेहताब की शिकायत का कोई रिएक्शन होगा। खैर मैं भी हिसाब में बाकी देती हूँ। बात की गुस्ताखाना नजरों ने पहले से तपा दिया था। अब इस बुलावे पर वो और भी जारहाना मूड के साथ शेर नवाज के कमरे की तरफ रुक करके चल पड़ी। एन दरवाजे पर पहुंच कर इसके मूड की जारहियत एकदम से गायब हो गई। एक तरह की घबराहट ने इसके सरापे को अपनी लपेट में ले लिया था। एक तरह की घबराहट ने इसके सरापे को अपनी लपेट में ले लिया। दिल अलग बकटट भाग रहा था। मैं क्यों घबरा रही हूँ, मैं इसकी मुलाजमत थोड़ी हूँ। खुद को दिलासा देते हुए डोर पर हल्के से नॉक किया। टांगे भी हल्की हल्की कांप रही। जी आ जाए, अंदर से इसकी शाइस्ता आवाज़ उभरी। धड़कते दिल के साथ वो दरवाजे धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वो टेबल पर पाँव रखे अपनी ब्राउन लेदर की चप्पल का बक्कल बंद कर रहा था। ऊपर सर उठाकर देखा तो फिर जैसे वहीं जम कर रह गया। एक बेहद स्टाइलिश लिबास में वो इसके सामने खड़ी अपनी मोमी उंगलियों को मरोड़ रही थी और नाभि होंठों को कुचल रही थी। दाएं हाथ में सिल्वर चूड़ियाँ, पैकी पेंसिल हील सैंडल्स में मकीद इसके गोरे नाजुक पाँव। वो नज़र हटाता तो कैसे हटाता, ताहम अगले ही लम्हे अपनी नज़रों को इसके पुरफसूल सरापे से छुड़ाते हुए नॉर्मल अंदाज से बोला, आए सुमेरा बीबी बैठे। वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, नहीं बस ऐसे ठीक है। धीमी आवाज़ में बोली। कुछ देर पहले वाला हौसला और जारहियत न जाने कहाँ चले गए थे। चलें जैसे आपकी मर्जी। वो कंधे उचका कर आईने की तरफ मतवज्जा। बड़ी अम्मा की तरफ से आपकी बड़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। तो ये एक लफ्ज़ी जवाब इंतहाई सर्द अंदाज से देने के साथ ही वो इसे देखने लगी। गालबन वो इसके इस जवाब से हैरान हुआ था, तभी तो आईने से रुख मोड़कर इसकी तरफ देखने लगा। तो ये कि आप इनका ख्याल रखें, इनकी ज़रूरियात वक्त पर पूरी करें, इनका दिल बहलाएं। इनका मूड ख़राब है तो इसे खुशगवार बनाने की कोशिश करें। मीठी और दिलनशी अंदाज में बोलते हुए इसने ब्रश रख कर परफ्यूम की बोतल उठा ली। खुद पर बेहतर एक परफ्यूम डेलते हुए वो आईने में अपना जायज़ा ले रहा था। कमरा तेज़ महक से भर गया। माफ़ कीजिएगा, मैं नौकरी मजीद नहीं कर सकती। बेगम मेहताब के मजाज को समझना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। कारपेट पर नज़र जमाई इसने अपनी तरफ से साफ जवाब दे दिया। जवाब में शेर नवाज ने गहरी नज़र से इसे देखा। वो इसे बेहद संजीदा और किसी हद तक खफा लग रही थी।
आप शायद जानते नहीं है कि बुजुर्ग और बच्चे में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बुजुर्गों को बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। जी मुझे मालूम है, मगर मैं ये नौकरी नहीं कर सकती, मैं कल अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं? असूल के मुताबिक आपको ये जॉब पूरे 1 माह करनी है, वो फैसला कुन अंदाज में बोला। जी नहीं, इश्तिहार में कोई ऐसी 1 माह की शर्त नहीं लिखी थी, ऐड है मेरे पास। मैं तड़क कर बोली थी। शहरनवाज को इसके अंदाज पर हंसी आ गई। चले वहाँ शर्त ना सही, वैसे भी एक असूल है, जब कोई जॉब छोड़ी जाती है तो 1 माह पहले इतला दी जाती है। आप तो 1 दिन पहले इन्फॉर्म करिए। इस तरह से इस पर मज़ा आ रहा था। ये कोई ऑफिस जॉब नहीं कि मैं 1 महीना पहले इतला दूँ, वो हनूज नरूठेपन से बोली। चले जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं 1 महीने की दरख्वास्त इसलिए कर रहा हूँ कि इसी में अब्बू मेरी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरी बीवी आ जाएगी तो वहीं पर अम्मा की खिदमत करेगी, वो बड़े दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। इसकी बात पे हाइका के सीने में इसका दिल फड़फड़ा कर रह गया। फिर न जाने के सोच कर तन से पूछ लिया, कौन है? कौन? ये मीरा हमदानी? जी नहीं, हाइका शराजी, आसिफ शराजी की बेटी। शायद आपको किसी ने बताया नहीं। वो इसकी आंखों में झांक कर बोला। वो बेसाख्ता नज़रें चुरा के, वो भी तो आज मामूल की निस्बत कुछ ज़्यादा दिल खींचने की हालत में लग रहा था। हल्के सुरमई शलवार सूट में ब्राउन वास्केट और साइड कंधे पर हल्की शाल लिए, वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ इसका काम तमाम के दे रहा था। हाइका को लग रहा था अगर वो कुछ देर और इसके कमरे में रुकी तो मोम बनकर पिघल जाएगी। इसका ज़ाहिरी बहरूप भाप बनकर उठ जाएगा, तभी तो इसकी बात का जवाब दिए बिना तेजी से बाहर निकल आए थे। बाहर काफ़ी तादाद में मेहमान आ चुके थे। मीरा हमदानी रेड और ब्राउन इम्तिजाज के डिज़ाइनर सूट में मलबूस थी। शॉर्ट शर्ट और पैंट्स के साथ इसका फिगर बेहद भला लग रहा था। कानों में मैचिंग आवेज़ और लाइट सी लिपस्टिक के साथ वो मामूल के दिनों की निस्बत कुछ कहीं प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। खाना लग चुका था। शहनवाज अपनी प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी और सलाद एक गिलास बॉल के करीब जा खड़ा हुआ। मीरब के हाथ में भी शवारमे की प्लेट थी, जिसे वो नज़ाकत से खा रही थी। दोनों साथ साथ खड़े खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर रहे थे। हाइका की निगाहें इन दोनों पर जमी थी। इन निगाहों में तिश्नगी, शिकायत और खफकी थी। इसे अफसोस हो रहा था जब शहरनवाज ने अपनी मंगेतर के लिए इसका नाम लिया तो वो क्यों ना बता सकी कि हाइका शराजी के दिल में इसके लिए सख्त नाराज़गी और नापसंदीदगी है। वो इसे कभी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगी। वो किसी धोखेबाज को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देगी। मगर वो तो वहाँ गोया इसकी शख्सियत के सैर से बच निकलने की खातिर नीचे आई थी। इसे कोई लग रहा था जैसे जादूगर इसे अपनी बात और शख्सियत के जाल में बांध देगा और वो कभी इस फंदे से खुद को न छुड़ा पाएगी। इसकी निगाह का मरकज़ वो दोनों थे, वो भी बात की निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। इन निगाहों में इसके लिए तारीफ़, तलब और हवस सभी कुछ मौजूद था। ये बात का बस नहीं चल रहा था कि वो भी इस कामनी सी लड़की का हाथ थामे अपने फार्म पर बने कॉटेज में ले जाए और अपने मखसूस अंदाज में खराज तहसीन पेश करे। बड़ा ऐलान दिया इसके हुसन को दाद देते हुए अपनी बारफ्त की अमली सबूत पेश करे। अपने सेलफोन में वो खटाखट हाइका की तस्वीर मुख्तलिफ एंगल्स में तस्वीरें लेता जा रहा था। इन्हीं तस्वीरों को काम में लाकर वो इस परिवेश को हासिल कर सकता था। इसका शैतानी ज़हन से कई तरीके समझा रहा था और डब्बों पर शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। पता नहीं फंक्शन की थकावट थी, किसी और बात का स्ट्रेस। अगले दिन इसकी तबीयत काफ़ी मुश्तमिल थी। इंतहाई सुस्ती और ढीलेपन से अपना बैग सेट किया। कल इसे यहाँ से निकलना था। तो मेरा शाबा बीबी इधर वर्जिश वाले हाल में बुला रही है। सकीना ने दरवाजे से सर निकाल कर पैगाम पहुँचाया था। क्या मुझे? इसने हैरानी से पूछा। हाँ तुम्हें। सकीना ने दीदे घुमाते हुए मुस्कुराकर इस बात में सर लिया। मगर जिम वाले हाल में क्यों? वो उलझी थी। मुझे क्या पता, शायद कोई सफाई वगैरह करवानी हो। सकीना के दांत पूरे के पूरे बाहर थे। हाँ हाँ जाओ, सबके काम करो, बस इस बुढ़िया के अलावा जिसके लिए आई थी। बेगम मेहताब इसे उठता देखकर जलकर बोली। जिम में सफाई, वो भी इस वक्त? वो दुपट्टा अच्छी तरह लपेटते हुए इसने खिड़की से बाहर देखा। रात का से आंचल माहौल को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। बात सुन लेती हूँ, काम वाम मैं नहीं करती। मेरी तबीयत ख़राब है, वैसे भी कल मुझे रवाना होना है। दिल्ली दिन में शकूक और शुबहात को दबाते हुए वो जिम की साइड में चल दी। एक तवील कॉरिडोर था जिसे अबूर करके दाएं तरफ मुड़ने पर जिम बना हुआ था, जहाँ दुनिया के बेहतरीन वर्जिशी आलात मौजूद थे। कॉरिडोर लाइट से मुनव्वर लेकिन सुनसान पड़ा था। सभी रिहायशी हिस्से की तरफ ज़्यादा आमदोरफ्त रखते थे। अचानक दाएं तरफ के कमरे से कोई निकला और इसका हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। इसकी चीख निकल गई थी, जिसकी गूंज खाली कॉरिडोर के आखिरी कोने तक चली गई। हाय मैं इबाद, तुम्हें कल देखा तो तुम्हें पाने के दिल मचल गया। कैसी हो माय स्वीट हार्ट? वो मुस्कुराकर इससे पूछ रहा था और फटी फटी आंखों से इस शख्स को देख रही थी जो इसके इल्म के मुताबिक माहीन का भाई था, जिसके चेहरे की खबीस मुस्कुराहट और हवसनाक निगाहें इसके घिनौने इरादे का पता दे रही थी। छोड़ो मेरा हाथ, वो थूक निगलते हुए इंतहाई खौफजदा होकर बोली। साथ ही अपना हाथ इसकी बेरहम गिरफ्त से छुड़ाने की सही की, मगर इसने तो मजीद कस लिया, इतना कि इसे लग रहा था जैसे इसके हाथ का चूरा बन गया हो। हमारे जीत की इसकी आंखों में आंसू आ गए। नो टीयर्स डार्लिंग, चलो मेरे साथ मेरे कॉटेज में। मेरी मर्सिडीज़ रेडी खड़ी है, वहाँ चलकर तुम्हें मोहब्बत, सुकून और लुत्फ़ की ऐसी दुनिया की सैर कराता हूँ जो आज तक तुमने कभी नहीं की होगी। नरमी और मोहब्बत से पिचकारते हुए इसे साथ घसीटने लगा। वो खुद को छुड़ाने की अनमुमकिन कोशिश करने लगी, मगर इस हवस के मारे शख्स पर इसकी तगदो का कोई असर न पड़ रहा था। वो न चाहते हुए भी इसके साथ घसीटती चली जा रही थी। दुपट्टा कहीं दूर पीछे रह गया था। छोड़ो कमीने जलील इंसान, मुझे कोई है, हेल्प मी, खुदा के लिए कोई है। इसकी सारी चीखों पुकार खाली दीवारों से टकरा कर वापस इस तक आ रही थी। ये बात को जैसे इसका रोना चिल्लाना लुत्फ़ दे रहा था, तभी तो मुस्कुराते हुए इसे घसीटे जा रहा था। सकीना को 2000 थमा के सारी सिचुएशन समझाते हुए बड़े आराम से शिकार को अपने जाल में बुला लिया। बस अब कुछ फासले पर ही रह गई थी।
जाने मन क्या हुआ जो किस्मत में मेड बनना था, मगर मैं तो तुम्हें दिल की क्वीन बनाना चाहता हूँ। इसके कानों के करीब इसने जहर अफशानी की। नहीं नहीं, रोते बिलबिलाते वो खुदा को दिल ही दिल में पुकार रही थी, जो बात इसकी नामूस के मोती को गुनाह की दलदल में जो उतरने से बचा सकता था। इबाद, छोड़ो इसे। एक दबंग उसीली आवाज़ कॉरिडोर के सिरे से आई, जैसे वक्त भी सहम कर थम गया। फिर तेज कदमों से भागता हुआ कोई आ रहा था। जनाटेदार थप्पड़ इबाद के चेहरे पर दे मारा। इबाद, थप्पड़ की गूंज दीवारों से कई लम्हों तक टकराती रही थी। शेरी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू! इबाद ने जैसे अपनी बेइज्जती पर पागल हो उठा था। हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम हमारी हवेली की इज्जत पर हाथ डालोगे तो तुम्हें मैं गोली भी मार सकता हूँ। सुरख चेहरे के साथ वो गुर्राते हुए बोला था। वो दीवार के साथ लगी खौफ से थर थर कांपते हुए इसकी आंखों से निकलते गजब के शोलों को पहली दफा देख रही थी। एक मेड के हाथ पकड़ने पर तुम मुझे गोली मारोगे? इबाद को लगा जैसे शहनवाज का दिमाग चल गया। हाँ, इस हवेली की मुलाजमाओं की इज्जत भी इतनी कीमती और अहम है जितनी यहाँ के मालिकों की। इस घर में काम करने वाली कोई नौकरानी हो या हमारे खेतों में काम करने वाली कोई हारी मेहनतकश औरत, इनकी तरफ जिसकी भी आंख गलत इरादे से उठी, वो आंख मैं ही निकाल लूँगा, चाहे वो आंख मेरे अपने किसी की क्यों ना हो। थाट से मैं शाबा आवाज़ के साथ वही बात को खूनी निगाहों से देख रहा था, जैसे अभी इस वक्त इसकी जान लेने का इरादा रखता हो। एक मेड के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया? इसका तावान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इबाद धमकाते हुए कह रहा था। तुम्हें माहीन भाभी और दिलनवाज भाई की वजह से रायत मिल गया, वरना तुम्हारी सारी बदमाशी नाक के रास्ते निकालने की सलाहियत रखता हूँ मैं। इबाद की धमकी से मुतासिर हुए बगैर वो तेज तनफ्फुस के साथ बोला था। देख लूँगा मैं तुम्हें। फटे हुए होंठ से खून साफ करते बाद वहाँ से चला गया। खाली सुनसान कॉरिडोर में हाइका की सिसकियाँ गूंज रही थी। शहनवाज ने खामोश नजर इस पर डाली और दूसरी दूर पड़े इसके दुपट्टे पर, और मजबूत कदमों से चलते हुए जरा सा झुककर दुपट्टा उठाया और करीब आकर इसके सिर पर डाल दिया। हाइका ने इसकी तरफ देखे बिना तेरी से दुपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया। और तुम यहाँ क्यों आई थी? जब तुम्हें कहा था कि तुम खुद को बड़ी अम्मा के कमरे तक महदूद रखोगे तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो अब डपट कर इससे पूछा था। मुझे सकीना ने कहा कि जिम वाली साइड पर तो मैंने शाबा बीबी बुला रही है, इसलिए मैं आ गई, हिचकिया के दरमियान इसने बताया। ये सकीना कमजोर औरत, शहनवाज ने गुस्से से दांत पीसे। वो सकीना ने शाबा के सामने बुलाकर सारा मामला क्लियर कर सकता था, मगर अहमियत इस ने खड़ी लड़की की इज्जत की थी जिसके आंसू से बुरी तरह डिस्टर्ब कर थे। स्टूपिड लड़की, तुम्हें खुद अपना सेंस इस्तेमाल करना चाहिए था। अम्मी इधर साइड में तुम्हें क्यों बुलाएंगी? ज़्यादातर ये हिस्सा मर्दों के ज़रिए इस्तेमाल होता है। डांटते हुए इसका हाथ पकड़ लिया और एक साइड का दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया। इसी कमरे से एक तवील राहदारी निकलती थी जिसका इख्तिताम अकबी लॉन की तरफ होता था। वो खामोशी से घसीटती इसके तेज़ कदमों का साथ देती जा रही थी। वो सामने बड़ी अम्मा के कमरे का बैक डोर है, इधर से चली जाओ। वो इसका हाथ छोड़ते हुए गंभीर आवाज़ में बोला। जिम वाली साइड पर मुलाजमीन के क्वार्टर्स बने हुए थे। वो ज़मीनों से फारिग होकर करीम बख्श के क्वार्टर की तरफ जा रहा था। करीम बख्श को डॉक्टरों ने टीबी की तशखीस की थी। शहनवाज ने शहर में एक बेहतरीन अस्पताल में करीम बख्श को एडमिट करवाया था। बेहतरीन टीबी सहूलतों की बदौलत करीम बख्श तेजी से रूबा सेहत था। ये गुड न्यूज़ इसकी बीवी बच्चों को सुनाने के लिए वो इसके क्वार्टर्स की तरफ जा रहा था कि इसने एक नस्वानी चीख सुनी। फिर इसके मतवातर आवाज़ें आने लगी थी। वो अंदर जाना मौकूफ़ करके इधर भागता हुआ आ गया और यहाँ का मंजर देख तो उसकी आंखों में खून उतरा। अपनी अय्याश बदफितरत की वजह से इसे बात हमेशा से बुरा लगता था। इसी बात का हवेली में आना जाना भी बुरा लगता, मगर माहीन की वजह से वो ज़बत के खून भर के रह जाता। ये बात का ज़्यादातर वक्त गलत कामों में सरफ होता था, इतना तो वो जानता था, मगर वो इसके घर की फर्क को नापाक इरादों से फोकस करेगा ये तो गुमान में भी ना था। वो चाहता तो ये बात को भी घसीटता और माहीन और सबके सामने ले जाता और इसके करतूत खोल कर बता देता, मगर वह खूबी जानता था ये बात की हैसियत कभी इस घर में नहीं बदलेगी। अलबत्ता इस मासूम लड़की की शोहरत ज़रूर दागदार हो जाएगी, इसलिए इसकी मामला फहम तबीयत ने बात को दबाने का सोच लिया। हाइका लॉन पुर करके बैकडोर तक पहुंच चुकी थी। दरवाज़ा खोलने से पहले इसने मुड़कर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ा इसे देख रहा था। नज़र मिलने पर ज़रा सा मुस्कुराया। हाइका की आंखें फिर से भर आई। वो कड़ाप से अंदर कमरे में घुस गई। अगली सुबह बुखार में तप रही थी। आए हाय, इसे देखो, जो बूढ़ों बीमारों की खिदमत करने आए थे खुद बीमार पड़ गए। बेगम मेहताब पलंग पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। अरे कोई बच्ची को तो देखे, कब से बेसुध पड़ी है, न जाने किन माँ बाप की बच्ची है। इन्हें ममता आ रही थी। पूरा दिन इसका गशी की हालत में गुजर गया तो तशवीश होना तो लाजमी बात थी। शाम के टाइम रशीदा इसके लिए दलिया और बुखार का सिरप और गोलियां ले आई थी। इसने खामोशी से दवा पी ली और फिर थोड़ा सा दलिया खाने लगी। साहब जी कह रहे हैं कि अगर सुमेरा का बुखार कल तक ना होता तो डॉक्टर के पास दिखाएंगे। रशीदा की बात पर इसका दिल धड़क उठा था। कौन थे साहब ने कहा? इसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। बड़े साहब, खालिक नवाज चौधरी साहब ने। ओ, रशीदा का जवाब सुनकर न जाने को इसकी आंखों की सतह गीली होगी। दलिया एकदम से कड़वा लगने लगा। रशीदा ने उठकर इसकी पेशानी पर हाथ रखा। ओ खुदा, ये तो तनूर की तरह गर्म है, ज़रा हाथ दिखा। रशीदा ने इसका दाएं हाथ थामना चाहा, मगर इसने सूरत से दाएं हाथ अपनी टांगों में दबा दिया। रशीदा को इसकी हरकत बड़ी अजीब लगी। इस हाथ पर किसी का लमस इसे तकवीत दे रहा था और वो इसके लमस को ज़ायल नहीं होने देना चाहती थी। इसी दाएं हाथ पर अपना दहकता रुखसार रखे वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगी। हाँ, हुण सारा जिंदगी अपना दायां हाथ धोवी ना ते ना किसी नूं हाथ लान दई। हद हो गई, लमस नूं ज़ायल नहीं होने देना चाहती सी कि सुबह से हर हाल में यहाँ से निकलना था, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। अल्लाह, मेरी बच्ची कितनी सुख कमला गई है, पीली फटक हो गई है।
रंगत आंखों के गिर्द हल्की, ऐसी कैसी हालत बना ली अपनी? बुआ ज़ीनत इसके चेहरे को हाथों में थामे तशवीश से कह रही थी। वो जब से गांव से आई थी तब से लातदाद बार इसके चेहरे और हाथों को चूमते हुए अपनी बेकरारी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। ये लड़की इलिया एक नंबर की चटोरी, और ने दीदी कितना कुछ इस घर से खा भी जाती है। मेरी बच्ची को जैसे अपने खाला के घर फाके करवाए हो। आए तो सही, इस पर खूब सुनाऊंगी इसे। बुआ इलिया को पहले कौन सा अच्छी लगती थी, अब तो इसकी कमज़ोर हालत देखकर इन्हें खूब ताव आया इस पर। अरे नहीं बुआ, आप इससे कुछ नहीं कहेंगी, वो घबरा कर इन्हें टोक गई। मैं इलिया के साथ इसकी आंटी के घर नहीं गई थी, बल्कि हम सब दोस्त पाकिस्तान की सैर पर निकल गई थी। इसने फ़ौरन बात बना ली, मादा बुआ कहीं इलिया पर चढ़ाई न कर दे। उफ, हाय का झूठ पे झूठ। इसने गहरी सांस भरते हुए सोफे की पुष्ट पर सर टका दिया था। अरे तो बेटा सैर के दौरान खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? बुआ की सुई अभी तक इसकी सेहत पर अड़ी हुई थी। अरे बुआ खूब खाया पिया घूमे फिरे, लेकिन सच में कहीं भी आपके हाथों जैसा जायका ना था। अब घर में रहकर खूब पेट भरकर आपके हाथ के बने लजीज खाने खाऊंगी तो एकदम से फिट और ठीक ठाक हो जाऊंगी। वो इनके बूढ़े हाथों को गर्मजोशी से दबाते हुए मोहब्बत से बोली। चलो ठीक है, फिर मैं अभी आपका पसंदीदा गाजर का हलवा बनवाती हूँ। ना बेटा ना करो। बुआ इसकी बात पर खुश होकर किचन में चल दी। वो कसलमंदी से वही लेट की, दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। दिलो दिमाग पर एक अजीब सी बेहिसी छाई हुई थी। ज़हन में बार बार एक ही मंजर चलता रहता। इबादत का इसका हाथ पकड़ कर बदतमीजी की कोशिश करना, इसका रोना चीखना चिल्लाना, और ऐसे में किसी मेहरबान हस्ती का अचानक से आकर इस मुसीबत से निकालना। वो अब तक कितनी बार इन जानकर लम्हों को याद करके रो चुकी थी। अगर इबादत अपने मजबूम मकासद में कामयाब हो जाता तो पापा तो अपनी जान से गुजर जाते। इस सोच से इसकी जान पे कपकपी तारी हो जाती थी। तुम्हें किसने इधर आने को कहा था? एक डांटी डपटती गुसीली आवाज़ इसके कानों में गूंजी। शहरी लड़कियां अच्छी भी होती हैं, जैसे मीरब खूबसूरत, हसास और हमदर्द। इसकी आंखें ज़रा सा नम हुई थी। मेरे अब्बू इसी माह मेरी शादी का इरादा रखते हैं, फिर मेरी बीवी आकर बड़ी अम्मा की खिदमत करेगी। हम बार मतवाज़न खूबसूरत लहजा। हायका के सर में जैसे शदीद दर्द होने लगा। वो वहीं उठकर अपनी कनपटियाँ दबाने लगी। बीवी तो खूब करेगी, बीवी तो पहले ही बड़ी औखी जान चढ़ा के भज के आई है। चली गई? क्या मतलब? वो नशाबा की बात पर हैरानी से बोला। हाँ बेटा, बड़ी अम्मा बताती कि सुबह जब उठी तो देखा सुमेरा कमरे में नहीं थी। अल्लाह जाने किस ढंग की लड़की थी, ना मिलकर गई ना तनख्वाह ली। अरे हाँ याद आया, वो मुझे बता कर गई थी 1-2 दिन में वो जॉब छोड़ने वाली है। नशाबा की बात पर इसने जल्दी से वजाहत दी थी। वो इसके बारे में ऐसी वैसी बात नहीं सुन सकता था, चाहे कहने वाली इसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। तनख्वाह भी मुझसे ले ली थी। कह रही थी कि इसकी माँ की तबीयत ख़राब है, इसे जाना पड़ेगा। अपनी तरफ से इसने नशाबा को मुतमिन किया और अपने रूम में आ गया। तो हायका शराजी बस इतने दिन ही टिक पाई यहाँ। चलते हुए स्लाइड विंडो के पास आ गया। देखिए पहचान गया सी, बड़ा मीसना सी। वो दिन वो भला कैसे भुला सकता था जब शारिक लोगों ने ज़बरदस्ती से नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर में घसीट लिया था। माँ के सब्ज़ारों में से एक बेहोश लड़की मिली, जिसकी बेहोशी की वजह बावजूद कोशिश के मालूम ना कर पाया। लड़की खासी खूबसूरत और किसी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती दिखती थी। इसने 2 बार 6 बार बल्कि मुतअद्दिद बार इस बेहोश पड़ी लड़की को देखा, और इस देखने में तशवीश, परेशानी, फिक्रमंदी थी। इन्हीं दिनों इत्तेफाक से इसका रिश्ता डिस्कस हो रहा था। चौधरी खालिक नवाज इसका रिश्ता अपने दोस्त आसिफ शराजी की इकलौती बेटी से करना चाहते थे। इकलौती तो कोई नहीं है, और जड़ियाँ उत्थे आ दूसरी बीवी दी। दिन रात हायका शराजी का तस्करा वो खामोशी से सुनता रहता है। इसलिए तो जब इसे बेहोश पड़ी लड़की की इस टीचर्स और साथ ही वहाँ से लेकर तो वहाँ पीछे जाने वाले कॉलेज कार्ड को देखकर वो चौंक उठा था। तकरीबन वही कवायफ दर्ज थे जो महीन भाभी और अम्मी से इसके होने वाले रिश्ते के बारे में बताती रहती थी। इसे एकदम से अफसोस हुआ कि इतनी बार इस लड़की को फिक्रमंदी और परेशान भरी नज़रों से इसे देखा था, मगर अफसोस एक इश्तियाक, मोहब्बत और पसंदीदगी की नज़र इस पर न डाल सका। दिल में गहरी उलझन लिए वापस चला, कार्ड इसकी जेब में था। अगले माह अब्बू ने इसे चंद तहाइफ लेकर आसिफ शराजी के घर देने को कहा। वो राज़ी हो गया। चलो इस बहाने तो मोहतरमा का दीदार हो जाएगा और उलझन भी दूर होगी कि ये वही है या कोई और। हाय अफसोस, वहाँ जाकर सिर्फ बुजुर्ग खातून अदाबे मेज़बानी निभाई, किसी दोशीज़ा ने झलक ना दिखाई थी। आसिफ विला से निकलते हुए इसने वही कार्ड निकाल कर देखा। ड्रेस बिल्कुल एक ही था। इसका मतलब है कागान में मिलने वाली लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बनने की खुशनसीबी हासिल करने वाली है। इसे वहीं पर यकीन हो गया। खैर कब तक छिपेंगी, एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा। और इत्तेफाक से अगले में माँ अपने घर के लॉन में फूल चुनती लड़की को देखकर वो दम्बा खुद रह गया। वही चेहरा, वही कद, वही ब्राउन आंखों पर दराज घनी पलकें। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो इस वक्त वेस्टर्न पहनावे में थी और यहाँ एकदम से सादा और मामूली कपड़ों में मलबूस थी। एक इंसान इतनी मुशाबत किसी दूसरे इंसान से कैसे रख सकता है? आंखों में गहरी उलझन लिए वो अंदर आ गया। मगर इसका वजदान कहता था कि कागान में मिलने वाली बेहोश लड़की बिल्कुल यही है जो इस वक्त बड़ी अम्मा की मेड बनकर खड़ी है। और हर गुजरते दिन के साथ इसके अंदाज़ों की तस्दीक होती गई। जब माहीन ने इसके कानों में डायमंड टॉप्स देखकर हैरानी का इजहार किया तो इससे भी वो टॉप्स याद आ गए जो इसने बेहोश पड़ी लड़की के कानों में देखे थे। इसने कार्ड निकाल कर पासपोर्ट साइज़ तस्वीर को बगौर देखा तो वहाँ भी यही टॉप्स इसके कानों में थे। अब तो किसी कन्फ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर ये मेट बनकर हवेली में क्यों आई थी, यही बात सोचकर वो उलझ जाता। खैर मोहतरमा के जो भी मकासद हैं आगे खुलकर सामने आ जाएंगे। कौन कब तक अपनी असलियत छुपा सकता है भला? वो बिल्कुल मुतमिन और पुरसकून था। माँ इनका अंदाज़ इसके बारे में बिल्कुल दुरुस्त था। अंदाज़ा वो अपने एटीट्यूड, बात और रद्द-ए-अमल के लिहाज से कहीं से भी किसी गरीब ज़रूरतमंद घर की नहीं लगती थी। पहले तो डायमंड टॉप्स, फिर एक महंगे सेलफोन पर इसके बात करते देख रहा था। बात
बेहद सफ्तरे और शाइस्ता लहजे में हो रही थी और अंग्रेज़ी अल्फाज का ज़रूरतन इस्तेमाल ज़ोर से कहका लगाते लगाते रह गया। हाइका शराजी, तुम बोल्ड और कॉन्फिडेंट बेशक हो मगर एक बहुत बुरी अदाकारा भी हो। धीमे बोलते हुए मुस्कुरा दिया। आहो तू फाड़ जो ले आओ नो। आसिफ शराजी ने पूरा घर रेनोवेट करवा लिया था। इसी चक्कर में इसकी शादी करना चाहते थे। घर के पर्दों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ चेंज हो चुका था। जिस रात वो घर पहुंचे थे, पहुंचने के ठीक आधे घंटे बाद इसे अपने रूम में बुला लिया। आई होप बेटा आपने अच्छी तरह सोच लिया होगा। काफ़ी टाइम ले लिया आपने। जो फैसला अभी से फाइनल कर ही दें तो बेहतर है। वो मुंतज़िर निगाहों से देख रहे थे। पापा, मेरे सोचने समझने से क्या होता है? जो विजडम आपके पास है, मैं सारी उम्र भी बिता दूँ तो तब भी मेरे पास इतनी नहीं आ सकती। सर झुकाए धीमी आवाज़ में इसने इनके फैसले पर हाँ की मोहर सबत कर दी। आसिफ शराजी ने बेसाख्ता इसे गले लगा लिया था। जीती रहो बेटा, माँ बाप के फैसले में खुदा की रज़ा शामिल होती है। जो औलाद माँ बाप के फैसलों पर सर झुका देती है ना, इनकी नैया पार होती है। वो काफ़ी देर से इसे सीने से लगाए खड़े रहे। खालिक नवाज अगले हफ्ते शादी की शॉपिंग के सिलसिले में आ रहा है। वो सब तुमसे मिलना, तुम्हें देखना चाहते हैं। वो खामोशी से बाप की खुशी और जोश को नोट करती रही, फिर छोटे छोटे कदमों से चलती आईने तक आ गई। आईना इसे इसकी नई नई तस्वीर दिखा रहा था। डल स्किन, रुखे बाल, खुश्क होंठ। वो काफ़ी देर तक खड़ी आईने में अपना जायज़ा लेती रही। फिर अचानक से इसने मुड़कर अपना मोबाइल उठाया। इसकी उंगलियां ब्यूटी पार्लर का नंबर तलाश कर रही थी। इसने ब्यूटिशियन से आज शाम की अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो खूबसूरत, हमदर्द और नेक दिल। इसके कान के करीब कोई खूबसूरत मर्दाना आवाज़ गूंजी। खालिक नवाज अपनी फैमिली के साथ आ चुके। आसिफ शराजी इनका इस्तकबाल करने गेट तक आ गए। बुआ ज़ीनत इंतहाई फुर्ती से किचन में खाना तैयार करवा रही थी। इसने रेड और ब्लैक स्टाइलिश से डिज़ाइनर सूट पहना और आईने के सामने आ गई। ब्यूटिशियन के मुशाक हाथों ने किसी हद तक इसकी साबका शफाफ और चमकदार रंगत और बालों की नरमी और सुनहरापन वापस कर दिया। लाउंज से आती बहुत सी खुशगवार आवाज़ों और कहकों ने इसकी धड़कन को बेतरतीब कर दिया। यकीनन बुआ इसे आकर सबको सलाम कहने का कहेंगी, ये सोचकर वो लॉन में आगे और संगी बेंच पर बैठ गई। काश मैं हवेली लग गई होती तो आज मुकम्मल एतमाद से सबसे मिल लेती। सबके दरमियान बैठकर बातें करती, यूँ मुँह छुपाकर तो इधर ना बैठना पड़ता। बैठे बैठे इसके अपनी अक्ल को कोसा। अगर ना चाहती तो यूं ही अपने इनकार पर डटी रहती। वहाँ जाकर ही शहनवाज की शख्सियत के जौहर खुले थे। इसके दिमाग ने इसे समझाया था। बाकी वो तो गांव इसलिए गई थी ताकि अपने इनकार को कोई ठोस जवाब ढूंढकर आसिफ शराजी के सामने ले आए। मगर वहाँ क्या, वह पूरी तकदीर इबाद की सूरत खात लगाए बैठी थी। अगर जो मेहरबान फरिश्ता वहाँ ना आता तो इसका मुकद्दर यकीनन खुदकुशी या ऐसी कोई हराम मौत होती। वो अपना दिल कैसे ना हारती जिसने आकर इसके हर नस्वा को आलूदा होने से बचाकर अपनी पनाहों में ले लिया। जिसकी अच्छाइयों का सच सब गुन गाते थे, जो हमदर्द था, फ्यास था, इंसानियत के दर्द का जौहर इसके पास था। वो अपने दिल को इसके नाम पर धड़कने से कैसे रोकती जब खुद ही दिल हार चुकी थी। तो ऐसे में क्यों ना अपने बाप को हाँ का मुसद्दा सुनाकर अपनी सारी उम्र के लिए इसकी नज़रों में सुर्खरू ठहरती। लॉन में पड़े खुश्क पत्ते किसी के पैरों में आकर चिड़चिड़ाए थे। इसने अपने ख्यालों से चौंक कर सर उठाया। वो सामने खड़ा था अपनी तमाम तर वजाहत और ज़ात की अच्छाइयों के साथ। कैसी हो? मुस्कुराकर पूछते हुए ज़रा सा इसे हटकर इसके पहलू में बेंच पर बैठ गया। वो आज ब्लैक जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट के साथ हमेशा की तरह हैंडसम और दिलकश लग रहा था। मैंने सोचा तनख्वाह भी दिया और तबीयत का भी पूछो। सुना था सख्त फ्लू था। वो जेब से वॉलेट निकालते हुए आम से अंदाज में कह रहा था। क्या मतलब? कैसी तनख्वाह? वो बुरी तरह गड़बड़ाई थी। अरे भाई, बड़ी अम्मा की पूरे 2 हफ्ते खिदमत करने की तनख्वाह और क्या, मासूमियत से कहते हुए शहर नवाज ने इसकी आंखों में झांका था। इन आंखों में शरारत के कई रंग मचल रहे थे। हाइका ने बेसाख्ता नजरें चुराई थी। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ना तो मैं आपकी हवेली आई हूँ और ना ही किसी बड़ी अम्मा की खिदमत की है मैंने। वो बुरी तरह बिगड़ कर बोली। वो आते इस मौजू पर बात करेगा ये तो इसके गुमान में भी ना था। ओह वेरी सॉरी, मुझे शायद गलतफहमी हुई है। जैसे तुम्हें अपनी हवेली में पहले से देखा हो जाती है कभी कभार इतनी मुशाबत। वो सर हिलाते हुए कह रहा था। इट्स अमेजिंग, वो लड़की सुमेरा बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती थी, लेकिन थी बिल्कुल स्टूपिड और इल मैनर्ड। जैसे देखो, जॉब छोड़ते हुए ना वो किसी को बताकर आई या मिलकर आई। अम्मी भी कह रही थी अगर वो लड़की दोबारा मिली तो खूब क्लास लेंगी इसकी। और मुस्कुराती नज़रों से इसके झुके हुए चेहरे को उतार चढ़ाव को देख रहा था। अच्छा, वो इल मैनर थी और ख़ुद क्या है? सारी रात बुखार से फनकती रही, कमरे में झांक कर ना देखा कि किस हाल में हो। वैसे तो सारे जहान का दर्द हमारे जिगर में की तफसीर बने फिरते हैं, मगर एक बेघर बीमार लड़की इसकी खबरगिरी नहीं की। सारी इंसानी हमदर्दी, झूठ दिखावा, सारा गरीबों की फलाह का प्रोग्राम एकदम ड्रामा। वो एकदम से फट पड़ी थी। शहरनवाज पहले तो इसे देखता रहा, फिर एकदम से ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ा था। माय स्वीट हार्ट, मुझे इससे अगले दिन शहर रवाना होना था। मुझे खबर ही ना हुई कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है तो प्रोग्राम कैंसिल कर देता। वो मुतबस्सम अंदाज में सफाई देते हुए बोला। इसे हाइका की तपी रंगत मज़ा दे रही थी। मुझे नहीं मालूम तुम हवेली किस मकसद से आई थी, लेकिन मैं इतना जान गया था कि तुम अंकल शराजी की बेटी हो, जिससे मेरा नसीब जुड़ने वाला है, जिसे पहली बार देखते मैंने दिल हार दिया था। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ इसकी धड़कनों में उथल पुथल मचा रहा था। कब हवेली में देखते? इसने मशकूक नज़रों से घूरा। नहीं, काकान की हसीन वादी में। इसने जेब से इसका कार्ड निकाल के इसके सामने लहराया। यह आपको मेरा कार्ड कहाँ से मिला? इसने फ़ौरन हाथ से झपट लिया था। जब आप मोहतरमा वहाँ बेहोश पड़ी मिली थी तो ये वहीं रह गया। तो क्या आप ही थे? ने इलिया को इन्फॉर्म किया था। वो खुशगवार हैरत में घिर कर बोली थी।
जी जनाब, आपकी हिफाजत की तमाम ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे तफ़वीज़ कर रखी है और हम ये ज़िम्मेदारी सारी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी से निभाने का अहद करते हैं। वो इसका मरमरी हाथ थामते हुए गहरे लहजे में बोला था। उफ़, हाइका ने तमानियत से आंखें मूंद ली, फिर अगले ही लम्हे वो इससे सब कुछ बताती चली गई। अपने इस रिश्ते से इनकार, देहातियों के बारे में गलत तसव्वुर, इसकी जांच के लिए हवेली आना। मगर यार, अगर इस सारे किस्से में ये तो कहीं नहीं मालूम हो रहा कि मेरे बारे में अंकल को हाँ क्यों कर की। हाँ, बस इसी रात तो मैंने अपना दिल हारा था जब आप ही बात के चुंगल से छुड़ाकर मुझे बाहिफाजत बड़ी अम्मा के कमरे तक ले आए थे। वो सर झुकाकर इतराफ़ करते हुए बोली और शहर नवाज को इसका शर्मातला जाता अंदाज पे खुद किया जा रहा था। अच्छा, अंदर चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। जिनकी जेबों में हाथ डालता वो उठ खड़ा हुआ। मगर वो मुझे पहचान तो नहीं पाएंगे? वो मुझ जब सी बैठी ठीक थी। शहर नवाज के सामने तो इसने हवेली का विज़िट तस्लीम कर लिया, मगर बाकी सबके सामने कैसे तस्लीम कर पाएगी? इसे तो सोचकर ही घबराहट हो रही थी। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। कहा ना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी के लिए ले ली है। मजबूत लहजे में बोलते हुए शहर नवाज ने चौड़ी हथेली इसके सामने फैलाई। इसने चंद साने तौक़ुफ़ के बाद अपना नाजुक हाथ इसकी हथेली पर रख दिया। दोनों पहलू ब पहलू चलते हुए रहायशी हिस्से की जानिब चल दिए। ये तो तुमने बताया नहीं कि बड़ी अम्मा की खिदमत का 2 हफ्ता का मुआवजा जो बना है, इसका क्या करना है? इसका हाथ थामे वो पूछ रहा था। इसे मीरब हमदानी को डोनेट कर दें, वही ज़्यादा हकदार है इन पैसों की। वो एकदम से चलकर बोली। शहर नवाज का कहकर दूर तक चला गया। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम है तुझ पे दिल हारा, रिटन बाय नाज़िया जमाल का ही नावल है। मुझे छोटा सा नावल अच्छा लगा, अच्छा सा था और सॉफ्ट सा नावल था। बाकी आपको कैसा लगा, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। सुमेरा अर्शद, अच्छा लग रहा है ये नावल, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। जी दे दिए नेक्स्ट एपिसोड। मानो डॉल, नाइस यार, बहुत अच्छा है, थैंक यू। राजा साद, अमेजिंग नावल, अच्छा था बट आपकी कमेंट्री वो भी ज़बरदस्ती, थैंक यू। नूर फातिमा, थैंक्स। जितनी लानते आप तैफ और गुले राना पे डाल रही थी, बस वो मेरे दिल की आवाज़ थी नावल सुनते हुए। जरशाम, वेलकम। जुनैरा सज्जाद, चवलें तो बहुत मारी हैं हीरो ने, वाकई बहुत ज़्यादा मारी हैं। अब्दुल समद, अभी प्लीज़ नमल या माला रीड करें। इंशाल्लाह वो भी करेंगे। वो लॉन्ग नावल है ना, इसलिए बस वो थोड़ा सा पेंडिंग है। जी तो गाइस, यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा और नावल भी आज इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।